द ताज स्टोरी लेकर परेश रावल लीड कैरेक्टर में हैं और एक फिल्म आने वाली है, रिलीज होने वाली है। बहुत सारे क्लेम्स परेश रावल ने किए हैं। इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने ये जवाब दिया है संसद में कि ताजमहल के किसी मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं। उन क्लेम्स का जनक कहा जा सकता है पीएन ओक को। पीएन ओक साहब अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है बकवास कर रहे हो, डिसमिस कर देता है याचिका। सिर्फ डाटा नहीं था पीएन ओक को, उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि बी इन हिज बोनेट, एक मधुमक्खी इसके दिमाग में भुनभुन कर रही है, भुनभुना रहा है। कुल मिला के बहुत ही बेइज्जत किया था। कवायद चल रही थी कि ताजमहल को किसी भी तरीके से एस्टेब्लिश किया जाए कि मुगलों ने, मुसलमानों ने मंदिर को तोड़ा और ताजमहल बना दिया। ये प्यार की निशानी नहीं है, ये तो आक्रांताओं की कहानी है। अदालतों ने भी निर्धारित कर दिया है, एएसआई ने भी बता दिया है। तो या तो ये 10 साल पुरानी स्क्रिप्ट है जिस पे ये फिल्म बना रहे हैं, और शायद किसी और वजह से कि भाई नफरत का बाजार गर्म है तो थोड़े पैसे कमा लो, इस वजह से वो उसी ढर्रे पर वो फिल्म बना रहे हैं। लेकिन गुंबद को लेकर ही बहुत बड़ा विवाद होता है कि भाई मुसलमानी अगर स्ट्रक्चर है, मुगलिया स्ट्रक्चर है, तो गुंबद क्या कर रहा है। कि हुमायूं का मकबरा तो बहुत ही मशहूर है और वो ताजमहल से पहले बना है। तो कोई कहे कि ताजमहल के पहले गुंबद नहीं था तो या तो अंधा है, या मूर्ख है, या अनपढ़ है, या फिर शातिर है। पूरे 1192 से लेकर 1707 के बीच बाकायदा इस पे काम किया इतिहासकारों ने। 80 मंदिर तोड़े गए कुल। जिस औरंगजेब ने काशी में, मथुरा में मंदिर तोड़वाए और उसके पीछे विद्रोह का कारण खास था, उसने दाऊजी मंदिर मथुरा का, बालाजी मंदिर चित्रकूट का, प्रयागराज का सोमेश्वर मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर, इन सबको बाकायदा दान दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मराठे जो हैं जब अपना अभियान चलाते हैं तो श्रृंगेरी का जो शारदा पीठ है शंकराचार्य द्वारा स्थापित, उसको तोड़ देते हैं, शारदा की मूर्ति तोड़ देते हैं। आप मुझे ये समझाएं, कलाकारों के दिमाग में क्या कोई नैतिकता की सीमा नहीं होती, नैतिकता की बाउंड्री नहीं होती? बिल्कुल होती है। बहुत लोग इस स्क्रिप्ट पे कभी काम नहीं करते। ताजमहल वो इमारत है जिसके बारे में नींव खुदने से लेकर और इसके बनने तक का पूरा इतिहास, आंखों देखा इतिहास मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, द थर्ड आई के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत इसमें करेंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल है या तेजो महल है, स्टोरीज का लंबा सिलसिला हमारे बॉलीवुड में चल पड़ा है। कई सारी स्टोरीज देखने के बाद द ताज स्टोरी लेकर परेश रावल लीड कैरेक्टर में हैं और एक फिल्म आने वाली है, रिलीज होने वाली है। बहुत सारे क्लेम्स परेश रावल ने किए हैं। हालांकि उन क्लेम्स का जनक कहा जा सकता है पीएन ओक को, अपने आप को हिस्टोरियन कहते हैं। और क्लेम किया था पीएन ओक ने कि भाई जो ताजमहल का कंस्ट्रक्शन हुआ वो 4वीं शताब्दी के एक मंदिर को तोड़कर किया गया। पीएन ओक साहब अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है बकवास कर रहे हो, डिसमिस कर देता है याचिका। इसके बाद अमरनाथ मिश्रा नाम के एक व्यक्ति, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, कहते हैं भाई देखिए ताजमहल जो है वो तेजो महालय था। उनको भी कोर्ट उनकी याचिका को भी डिसमिस कर देता है। ये बात है सन 2000 की और सन 2005 की। आप कह सकते हैं 2005 में तो यूपीए की सरकार थी, शायद इसलिए जुडिशरी का रवैया ऐसा रहा। 2017 में एएसआई कहता है कि भाई ये जो ताजमहल को तेजो महालय बताने वाली चीज़ें हैं, कोई भी एविडेंस इस बात को सपोर्ट नहीं करता है, तो ये क्लेम्स गलत हैं, फॉल्स हैं, फैब्रिकेटेड हैं। लेकिन बावजूद इसके पॉपुलर कल्चर में लगातार ताजमहल को तेजो महालय बताया जाता है। हमने देखा कि एनसीईआरटी में से मुगल्स का चैप्टर ही हटा दिया जाता है। मतलब 300 350 साल का इतिहास जो है वो आप हटा देते हैं, मुगल के बारे में आप पढ़ाएंगे ही नहीं। मेरी बातचीत हो रही थी प्रोफेसर अपूर्वा नंद से और उन्होंने एक बात कही थी इंटरव्यू के दौरान कि जितने भी मुसलमानी पहचान हैं इस देश के, उसको मिटा देने की एक कोशिश चल रही है, एक कवायद चल रही है। तो ताजमहल का फैक्ट क्या है? 22 कमरों का बड़ा जिक्र होता है। हालांकि उन 22 कमरों के बारे में भी एएसआई का कहना यह है कि उन 22 कमरों में जो मेंटेनेंस सामग्रियां थी, स्टोरेज के काम आती थी, वो 22 कमरे, लेकिन 22 कमरों को ऐसे दिखाया जाता है कि भाई उसमें मूर्तियां रखी हुई थी। और दी ताज स्टोरी का ट्रेलर आप देखेंगे, उनमें भी इन सब बातों का जिक्र है और बहुत सिंपल साधारण से डायलॉग्स में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान जब आए तो उनका मुख्य काम मंदिरों को तोड़ना था। शिल्पकला, आर्किटेक्चर, इन सब को लेकर बहुत सारी जो भ्रामक बयानबाजियां हैं उनको समाहित किया गया है फिल्मों में। तो फिल्म की ये भाषा क्या कहती है, इस फिल्म की ज़रूरत क्यों पड़ गई दक्षिणपंथी तोले को, और इस तरह के फिल्मों के प्रचार से, प्रसार से हमारे समाज पे क्या असर पड़ेगा। ताजमहल जो कि भारत की शान और शौकत की कहानी है, ताजमहल जिसकी वजह से
भारत को जाना भी जाता है। ताजमहल जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है, वो ताजमहल है भी या नहीं, इसे पॉपुलर कल्चर में स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। क्या गंध हिटलर कालीन कुछ सिद्धांतों की भी आती है इसमें? इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ थर्ड आई में गेस्ट हैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया नीरज। और भूमिका तो मैंने बना दी जी, पूरी कहानी जो है वो आपको बतानी है, और कहानी तो खैर परेश रावल बता रहे हैं, हमको हकीकत बतानी है सर। एक शेर मैंने कहा था कि इमारत हूँ मैं तहजीबों की कोई, मेरी किस्मत में है मिस्मार होना। हमने देखा है हिंदुस्तान में इमारतों के मिस्मार होने की कहानी, और उसके कारण जो पॉलिटिकल गेन एक पर्टिकुलर पार्टी बीजेपी को हुआ, वो सब हम लोगों ने देखा है। उसके बाद से ही, बल्कि पीएन ओक का मैंने जिक्र किया, सन 2000 पीएन ओक सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, 2005 में अमरनाथ मिश्रा जाते हैं, तो एक कवायद चल रही थी कि ताजमहल को किसी भी तरीके से स्टेब्लिश किया जाए कि मुगलों ने, मुसलमानों ने मंदिर को तोड़ा और ताजमहल बना दिया। ये प्यार की निशानी नहीं है, ये तो आक्रांताओं की कहानी है। तो हकीकत क्या है ताजमहल के पीछे, ये बताएं। इसके बाद एक एक करके छोटे छोटे सवालों पे आएंगे। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ताजमहल पर भी हम बहस कर रहे हैं, मजबूर हैं बात करने के लिए, क्योंकि एक पूरा दुष्प्रचार व्हाट्सएप पे चल रहा है। और जो अभी आपने जिस फिल्म का जिक्र किया, ताज स्टोरी ऐसे, तो उसमें जो ट्रेलर है वो मैंने भी देखा। उसमें गुंबद उठा रहे हैं और शिवजी नज़र आ रहे हैं। जो डायलॉग्स, परेश रावल सांसद भी रह चुके हैं, थिएटर के बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस तरह की बातें वो कैसे डायलॉग में भी कह सकते हैं। ख़ास तौर पर जब ये मुद्दा अदालतों ने भी निर्धारित कर दिया है, एएसआई ने भी बता दिया है, तो या तो ये 10 साल पुरानी स्क्रिप्ट है जिस पे ये फिल्म बना रहे हैं, और हकीकत दूसरी साबित हो चुकी है, फिर भी ये शायद किसी और वजह से कि भाई नफरत का बाजार गर्म है तो थोड़े पैसे कमा लो, इस वजह से वो उसी ढर्रे पर वो फिल्म बना रहे हैं, जिसमें पूरी कोशिश ये बताने की है कि ताजमहल तो साहब तेजो महल है। अब इसकी शुरुआत आपने नाम लिया, पीएन ओक, उनका पूरा नाम था पुरुषोत्तम नागेश ओक जी, और वो बड़े दिलचस्प कैरेक्टर थे। जैसे उन्हें एक धुन सवार हुई, 2007 में वो नहीं रहे, दिवंगत है, तो उनको एक धुन सवार हुई कि वो इतिहास का पुनर्लेखन करेंगे। बहुत अच्छी बात है, पर इतिहास कोई भी लिखे उसे फैक्ट के साथ रहना होता है, फैक्ट को वो इधर उधर नहीं कर सकते जी। पर उनके इतिहास लेखन की जो बुनियाद है, वो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो क्रिश्चियनिटी को कृष्ण नीति कहते हैं, कि ये कृष्ण नीति है जो क्रिश्चियनिटी हो गई। या वो वेटिकन में वाटिका शब्द खोजते हैं और कहते हैं कि जो वहाँ पर रोम में जो पूरा वेटिकन है वो दरअसल हिंदुओं का ही। यहूदी में यादव वाले भी यही साहब है, इसी तरह की बात करते हैं। वो लंदन के एक बहुत मशहूर जो वेस्टमिंस्टर एबे है, उसको भी शिव मंदिर बता देते हैं, वो काबा को भी शिव मंदिर बता देते हैं, और उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। तो ये ताजमहल को तेजो महल बताते हैं, वो चले जाते हैं। पहले उन्होंने आपने जैसा बताया कि 4वीं शताब्दी का एक वो बताया, तो फिर लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा साहब 4वीं शताब्दी में तो इस तरह का जो ये बना है, कोई शैली या उस तरह की तकनीक ही नहीं थी कि ये बन सकता। तो उन्होंने फिर तुरंत इतिहास बदला और कहा नहीं, वो 12वीं शताब्दी में वो बनाया है, वो परमार्दी राजा जो थे वो चंदेलों ने, उन्होंने बनाया, कुछ इस तरह की बातें। और छोटे छोटे बुकलेट्स प्रचारित उन्होंने करना शुरू किया, मतलब अपना ही क्लेम जो पहले उन्होंने 4वीं शताब्दी में किया था उसको चेंज कर दिया, और छोटी छोटी बुकलेट इस तरह की लिखी। और ख़ास तौर पर जो संघ की शाखा में जाने वाले लोग हैं उनके बीच ये बहुत प्रचारित था। अब दिक्कत है कि व्हाट्सएप आ गया तो उसको लिख लिख के लोग प्रचारित कर रहे हैं बिना कुछ जाने समझे। यहाँ तक कि पिछली पहली जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी तो उसमें संसद में बाकायदा संस्कृति मंत्री थे डॉक्टर महेश शर्मा, जो नोएडा से सांसद हैं। उन्होंने बाकायदा जवाब दिया है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने ये जवाब दिया है संसद में कि ताजमहल के किसी मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं जी। वो 22 बंद दरवाजों को बड़ा इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है। उसे एएसआई ने उसकी तस्वीरें बाकायदा डाली हुई हैं अपने वेबसाइट पर, उसे खोला जाता है, उसे साफ सफाई की जाती है। वो कुछ नहीं है, वो एक लंबा बंद गलियारा है और वो आपके
जो दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब है उसके अंदर भी है। वो एक स्ट्रक्चर का पार्ट है, एक तरह से पूरे भार को सहने वाला वो है। वो अगर खुला रहता, बाहर से लोग जो जाते हैं लाखों लोग उसके अंदर जाते, तो वो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी शायद ठीक नहीं था, साफ सफाई की दृष्टि से स्टोरेज के काम आता है वो तमाम उसके। तो वो एक पूरे निर्माण, उसका जो शिल्प है उसके अंदर वो एक हिस्सा है। देखिए ताजमहल वो इमारत है जिसके बारे में नींव खुदने से लेकर और इसके बनने तक का पूरा इतिहास, आंखों देखा इतिहास मौजूद है। नींव खुदने से भी पहले जमीन जब परचेज किया गया है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। वो अब्दुल हमीद लाहौरी, बादशाह नामा बड़ा मशहूर है, जो शाहजहां के इतिहासकार थे, दरबारी इतिहासकार। 17 जून 1631 को बुरहानपुर में मुमताज़ महल की मौत हो जाती है। वो प्रसव पीड़ा में खून ज़्यादा बहने से। शाहजहां बहुत उन्हें प्रेम करते रहे। अर्जुमंद बानो जो पहले उनका नाम था, मुमताज़ महल इन्होंने ही उनका नाम एक तरह से खिताब दिया था। उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद बादशाह, ये लाहौरी लिखते हैं कि जिस बादशाह के 20 बाल भी सफ़ेद नहीं थे, वो कुछ दिन में ऐसा लगता है बहुत बूढ़ा हो गया, उसके तमाम बाल सफ़ेद हो जाते। पत्नी की मौत के बाद, पत्नी के मौत में ऐसा वियोग कम से कम बहुत से बादशाह हुए हैं, रानियां मरती रही हैं। इतना बड़ा, इसको इतना लोड लेने वाला तो शायद शाहजहां ही रहा। तो फिर वो ये सोचता है, और ऐसा कहा जाता है कि अर्जुमंद बानो ने, यानी मुमताज़ महल ने कहा था कि मेरी याद में कुछ ऐसा बनाओ कि दुनिया देखे, नायाब रहे। और उसके बाद शाहजहां तमाम मीटिंग्स बुलाता है, तमाम वास्तुकारों की, तमाम इंजीनियर्स की, और पूरी दुनिया के जो गुंबद बनाने वाले हैं, कैलीग्राफी करने वाले हैं, वो इराक से भी, मिस्र से भी, ईरान से भी, जहाँ जहाँ से भी। और उसका जो मुख्य वास्तुकार था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी जी। ये इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी अलग है, वो उस्ताद अहमद लाहौरी। तो तमाम मॉडल पेश किए जाते हैं, लकड़ी के मॉडल बना बना के, और उसमें शाहजहां हर उसके बिंदु पर लंबा डिस्कशन करता है कि कोई चीज़ कैसे रहेगी, नहीं रहेगी, और उस तरह से फिर वो बनना शुरू होता। तो जो ज़मीन जिसका जिक्र आपने किया, वो क्योंकि अभी पॉलिटिकल गलियारे में भी खूब चला था कि हमारी ज़मीन थी। बिल्कुल उनकी ज़मीन थी, लेकिन उस समय सारी ज़मीन बादशाह की हुआ करती थी। मुगल बादशाह किसी की भी ज़मीन जब्त भी कर लेते थे, अगर वो मर गया बादशाह या मनसबदार जो भी, उनको ये अधिकार था। तो जैसे आज भी सरकार अधिग्रहण कर सकती है, कहीं की भी मुआवजा देती है। तो जो जयसिंह थे उन्होंने कहा नहीं, हम पैसे नहीं लेंगे, ये ज़मीन उनको पसंद है, और अगर मुमताज़ महल की याद में कोई इमारत बन रही तो मैं अपनी ओर से। लेकिन शाहजहां ने उसे कबूल नहीं किया, और उसके बदले उन्हें 4 हवेलियां जहाँ तक दी गई। तो एक तरह से कहा जाए वो एक्सचेंज हुआ, बाकायदा उसका फरमान मौजूद है। ये कोई है नहीं कि ज़मीन ले लिया या वहाँ पहले कोई मंदिर था, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेड बाकायदा फरमान है एक एक चीज़ का। यहाँ तक कि वो ख़त लिखते हैं बाकायदा, जो राजपूताने के राजा हैं उनको ख़त लिखते हैं शाहजहां की, कहाँ से संगमरमर आ रहा, उसकी पूरी सुरक्षा, उसको लाना ले जाना, उसका इंतज़ाम करना, बैलगाड़ियों का इंतज़ाम करना, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। करीब 21 साल इसके बनने में लगे, 20,000 से ज़्यादा इसमें कारीगर थे, और उसमें हिंदू कारीगर भी थे। जो लोग कहते हैं ना हिंदू निशान कहाँ से आ गए, तो उसमें मेरा ख्याल है उनका नाम, जहाँ तक ये दिल्ली के एक मशहूर उस्ताद थे जो वास्तुकार थे, चिरंजीवी लाल या चुन्नी लाल, इस तरह कुछ नाम था, मैं मिस कर रहा हूँ, वो भी उसमें शामिल थे। और जो मुग़ल स्थापत्य है वो कोई इस्लामिक स्थापत्य नहीं है, वो तमाम स्थापत्य का एक मिला जुला मिश्रण है, जिसमें हिंदुस्तान में भी जो बहुत चीज़ें थी उसमें शामिल किया गया। जैसे ताजमहल के ऊपर जो वो है कमल है जी, वो उल्टा कमल वहाँ लगाया जाता है, उसको, वो यहाँ की ख़ास चीज़ थी, जो यहाँ के कारीगर इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से स्थापत्य की जब आप बात कर रहे हैं, एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि आम फहम ये सवाल है भी, और द ताज स्टोरी के ट्रेलर में भी इस सवाल की ओर इशारा किया गया है। जाइल्स लॉस्टन हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा है कि भाई ताजमहल का जो आर्किटेक्चरल टेक्निक है वो प्री मुगल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो मुगलिया दौर का ये है। उन्होंने गुंबद का जिक्र किया, उन्होंने चारबाग उद्यान का जिक्र किया कि ये सब मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं हैं। सो उसी दौर की ये स्ट्रक्चर है। लेकिन गुंबद को लेकर ही बहुत बड़ा विवाद होता है कि भाई मुसलमानी अगर स्ट्रक्चर है, मुगलिया स्ट्रक्चर है, तो गुंबद क्या कर रहा है। तो गुंबद के ऊपर कुछ इससे ज़्यादा हास्यास्पद सवाल क्या हो सकता है,
क्योंकि ताजमहल के पहले तो हुमायूं का मकबरा बना है, इसी दिल्ली में वो गुंबद है, और गुंबद तो प्रेरणा है उसकी, और बहुत से गुंबद, इल्तुतमिश का मकबरा है, बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी दिल्ली में मौजूद हैं। तो गुंबद शैली ही दरअसल एक तरह से कहा जाए तो वो भारत की नहीं थी, वो बाहर से जो तुर्की, ईरानी सब मिलजुल के मुगलों के समय एक ज़्यादा इसका एक महत्व हुआ। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि भारत में जो हिंदू मंदिर हैं वो कभी गुंबद नहीं होता था, वहाँ शिखर होते थे, और उससे गोपुर जो पूरा है, अगर आप नागर शैली और द्रविड़ शैली दो मंदिर खास तौर पर बनते हैं दो शैलियों के, तो उसमें वो एक तिकोना ऊपर जाता है, है ना, उसमें गुंबद का कॉन्सेप्ट नहीं था। हालांकि बाद में मंदिर भी बहुत से बने जिसमें गुंबद, मिल एक तरह से सांस्कृतिक मिश्रण होता है, वास्तुकलाओं में भी मिश्रण होता है। आज भारत में जितने ये बन रहे हैं हमारे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, वो कोई भारतीय शैली तो है नहीं, शैली का मिश्रण उसमें दिखता है। फ्रांस खास तौर पर आप देखें उस तरह से, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। शैलियों में मिश्रण हर चीज में होता रहा है। आज ना हमारे पास वो कपड़े हैं जो आपके पुरखे पहनते थे, हम उसी के हम पैंट शर्ट पहन रहे हैं, तो कहाँ भारत का ये था? यहाँ तो सिलाई होती नहीं थी, यहाँ तो धोती आप पहनिए आमतौर पर। तो ये तो कोई बात नहीं है। गुंबद का सवाल ही मैंने वो जब ट्रेलर में सुना और देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हुमायूं का मकबरा तो बहुत ही मशहूर है और वो ताजमहल से पहले बना है। तो कोई कहे कि ताजमहल के पहले गुंबद नहीं था, तो या तो अंधा है या मूर्ख है या अनपढ़ है या फिर शातिर है। मुझे लगता है इस तरह का जो दुष्प्रचार किया जाता है उसकी, देखिए ये कॉलोनियल प्रोजेक्ट है। कॉलोनियल प्रोजेक्ट कैसे है? अंग्रेजों का एक प्रोजेक्ट है। अंग्रेज जब इस देश में आए तो उनके सामने जब खास तौर पर जब वो अपने शासन को कैसे स्थापित करते, क्योंकि हम तो बाहरी हैं उन्हें लगता था, तो उन्होंने ये बताना शुरू किया कि दरअसल हमारा आना इस देश के हिंदुओं के लिए बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि मुसलमानों का शासन हमने समाप्त किया। और नब्ज पकड़ ली उन्होंने। हाँ, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम तो साहब हिंदुओं का उद्धार किया नहीं, यहाँ पे इस्लामिक शासन था और हिंदुओं का पर बड़ा अत्याचार था, जबकि इसके पहले हिंदू मुसलमान सब इस देश में मिल के रहते आए। कौन राजा होता है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई राष्ट्रीय सीमाएं जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी जो आज हैं। तो जेम्स मिल बाकायदा है, उन्होंने इतिहासकार जो हैं उन्होंने इसको जो बांटा इतिहास को, तो उन्होंने 1192 के पहले के इतिहास को भारत के हिंदू इतिहास कहा, हिंदू हिस्ट्री, हिंदू इंडिया। उसके बाद कहा मुस्लिम हिस्ट्री, और 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद जब पहली बार अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है, तो वहाँ से उन्होंने कहा ये ब्रिटिश हिस्ट्री है। हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। क्यों साहब, क्रिश्चियन इंडिया क्यों नहीं? आप समझ रहे हैं? तो ये जानबूझकर इतिहास में ये भरा गया कि 1192 के पहले ये देश हिंदू काल था, फिर मुस्लिम काल हुआ और अब ब्रिटिश काल है, ईसाई काल नहीं है। तो ये जो बदमाशी की गई इतिहास लेखन में, उसने बहुत नुकसान किया। इस देश के इतिहास को हिंदू और मुसलमान के टर्म में बांटा गया, जबकि ऐसा था नहीं। बहुत से राजे रजवाड़े हिंदू थे, एक बड़ा केंद्रीय शासन में शासक जो मुस्लिम था, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि उसकी कोई धार्मिक नीति ऐसी थी कि केवल मुसलमान इस देश में रहेंगे। मुगल काल में इस देश में मुसलमानों की कुल आबादी 15-16% थी, जो आज भी लगभग है। अंग्रेजों के समय जरूर वो 25% के समय हुई थी। तो कोई हम धर्मांतरण का कभी कोई अभियान नहीं देखते हैं, मंदिर तोड़ने का कभी अभियान नहीं देखते। मंदिर तोड़े गए क्योंकि जिस मंदिर में विद्रोहियों को शरण मिलती थी या इस तरह का कोई विवाद होता था, वो मंदिर तोड़े गए। पूरे 1192 से लेकर 1707 के बीच बाकायदा इस पे काम किया इतिहासकारों ने। इसके अलावा 80 मंदिर तोड़े गए, कुल 80 मंदिर तोड़े गए, ये सच बात है। लेकिन बहुत से मंदिरों को दान, जिस औरंगजेब ने काशी में, मथुरा में मंदिर तोड़वाए और उसके पीछे विद्रोह का कारण खास था, उसने दाऊजी मंदिर मथुरा का, बालाजी मंदिर चित्रकूट का, प्रयागराज का सोमेश्वर मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर और एक उमारंग मंदिर वहाँ गुवाहाटी में, इन सबको बाकायदा दान दिया, ज़मीनें दी। उसका फरमान है, इसे मददे माश कहते थे, ताकि उन्हें लगान मुक्त गांव दे दिए गए, 8 गांव, 5 गांव, 10 गांव, जहां की आमदनी से उन मंदिर और मठों में चलेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मराठे जो हैं जब अपना अभियान चलाते हैं तो श्रृंगेरी का जो शारदा पीठ है शंकराचार्य द्वारा स्थापित, उसको तोड़ देते हैं, शारदा की मूर्ति तोड़ देते हैं। और मुगलों के आने के पहले इस देश में जो तमाम लड़ाइयाँ आपस में होती थी, उसमें भी एक दूसरे के मंदिरों को तोड़ना, मठों को तोड़ना, ये एक आम बात थी।
तो वो मिडिवल एज का सच था, Medieval age का एक राजतंत्र था, उसका यही सच। मंदिरों को तोड़ने का एक मामला तो ये भी है ना सर कि जब आप जीतते थे तो अपने जीत को स्टेब्लिश करने के लिए आप मंदिरों पे कब्जा कर लेते थे या तोड़ देते थे कि दूसरे का आराध्य स्थल ये है, हमने इसको तोड़ दिया या इस पे कब्जा कर लिया। किसी के गर्व को धूमिल करना, जी। अपनी विजय पताका फहराना। जैसे लोग इतिहास पे बहुत, अभी उस ट्रेलर में भी कि इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप पढ़ते नहीं और कहते हैं पढ़ाया नहीं गया। आपको पता है इस देश में 200 साल तक इस देश की 3 बड़ी शक्तियां आपस में लड़ती रही, जी। राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। 750 से लेकर 950 ईस्वी तक सिर्फ कन्नौज पर कब्जा करने के लिए ये तीनों इस देश की बड़ी ताकतें संघर्ष करती रही। हर्षवर्धन के निधन के बाद जो पूरे उत्तर भारत की स्थिति थी, और कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, तो कन्नौज पे कौन कब्जा करेगा, इसकी लड़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही थी। और 3 शक्तियां जो बहुत बड़ी शक्तियां थी वो इसी कन्नौज पर कब्जा करने के लिए 200 साल तक लड़ती रही। यानी आपने इस देश में कितने योद्धाओं को इसलिए खो दिया, और जाहिर है ताकत कमजोर हो गई थी, जिसका फायदा बाद में तुर्कों को मिला, निश्चित रूप से मिला। तो पहले युद्ध नहीं होते और उन युद्धों में एक दूसरे के मंदिरों को खूब तोड़ा गया। जी। जैन मंदिर तोड़े गए, तमाम जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, बौद्ध मंदिरों को तोड़ने का तो एक लंबा इतिहास है। शशांक के बारे में आप पढ़ा होगा, बंगाल का शासक था जिसने न जाने कितने बौद्ध मठों को तोड़ा, जिसने उस बोधि वृक्ष को बाकायदा कटवा दिया जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये पूरी परंपरा थी, लंबा संघर्षों का। ये देश दरअसल तमाम पंथों में, मतों में बटा हुआ था और एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष ही कर रहे थे। यहाँ ऐसे पेश किया जाता है जैसे मुगल के आने के बाद सारी लड़ाई हुई, जैसे एक तरफ हिंदू थे एक तरफ मुसलमान थे। ऐसी लड़ाई तो कभी हुई नहीं, कभी भी नहीं हुई। यानी जब भी आपकी लड़ाई हुई, अगर आप उसमें देखें तो हिंदू मुसलमान एक तरफ थे, हिंदू मुसलमान दूसरी तरफ भी थे। शासक किसी का हिंदू हो सकता है, किसी का मुसलमान हो सकता है। शिवाजी के बारे में आप सोचिए, शिवाजी के जितने बड़े सेना नायक थे वो मुसलमान थे। शिवाजी का जो दौलत खान, जो उनका नौसेना प्रमुख था, जिसे उन्हें दरिया सारंग की उपाधि दी थी, समंदर का शेर, वो नौसेना अध्यक्ष था। इब्राहिम खान जो उनके तोपखाने का चीफ था, वो इब्राहिम खान था। इसके अलावा सिद्दी हिलाल उनके घुड़सवार सेना का वो था। उनका निजी जो अंगरक्षक था मदारी मेहतर था। काजी हैदर उनके एनवॉय थे, सबके निकट सलाहकार थे, सब मुसलमान थे। तो आप पूरी लड़ाई को, मध्ययुगीन लड़ाइयों को आप हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं अंग्रेजों के बनाए हुए प्रोजेक्ट के कारण। जैसमिल का हमने जो जिक्र किया, और हमारे जो आरएसएस के लोग हैं खास तौर पर जो इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहते हैं, ये उसी कॉलोनियल प्रोजेक्ट के ही प्रोडक्ट हैं। अंग्रेजों से तो उन्हें लड़ाई लड़ी नहीं कभी, और अंग्रेजों को इन्होंने अपना उद्धारक मान लिया, उनके साथ खड़े हो गए। और अंग्रेज जो इस देश में चाहते थे कि हिंदू मुसलमानों का विभाजन हो ताकि वो अपने सरकार चला सके, उनका राज चलता रहे, उसमें ये सब शामिल है और उसी प्रोजेक्ट को लेकर आज तक बढ़ते आ रहे हैं। दिक्कत है, दुख की बात यह है कि इस बहाने इस देश में एक संगठित मूर्खता का विस्फोट किया जा रहा है। जब चीन जो है कृत्रिम सूर्य बना रहा है, जब टेक्नोलॉजी में वो कितना आगे निकल गया जिससे हमें मुकाबला करना था, तो हम इसलिए इस देश में संघर्ष कर रहे हैं कि साहब ताजमहल तेजो महालय है, मंदिर है या फिर मकबरा। इस संघर्ष के पीछे, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने जितनी बातें बोली मैं चाहता हूँ उसके जवाब मुझे मिल जाए, कि आपको ये जो संघर्ष है या आपने संगठित मूर्खता की जो बात की, इसमें आपको हिटलर कालीन कोई गंध आता है क्या? क्योंकि गोएबल्स की जो थ्योरी थी, बार बार झूठ बोलो तो वो सच साबित हो जाता है, सच की तरह प्रसारित हो जाता है। पूरी पढ़ाई लिखाई ही हिटलर और मुसोलिनी के पाठ्यक्रम में से ही हुई है। ये वही पाठ्यक्रम भारत में लाए हैं। आपको पता होगा बीएस बुंजे जो आरएसएस के संस्थापकों में एक थे, हेडगेवार के साथी थे, वो बाकायदा गए थे मुसोलिनी से मिलने और वही सारा पाठ्यक्रम इस देश में लाए। हिटलर की खुलेआम प्रशंसा की इनकी किताबों में, आप देखें गुलवलकर की किताब में, तो हिटलर को बाकायदा प्रशंसा की है। जिस तरह यहूदियों के साथ उसने किया, वैसे भारत में मुसलमानों के साथ करना, ये इनका पूरा घोषित प्रोजेक्ट है जी। तो एक झूठ को 1000 बार बोलो वो सच हो जाएगा, गोएबल्स यही कहता था। भारत में उसने भी फिल्में बनाई थी जी। गोएबल्स ने हिटलर के समर्थन में कई फिल्में बनवाई थी, और इस समय जो फिल्में बन रही हैं झूठ को प्रसारित करने के लिए एक प्रोजेक्ट के तहत, ये भी वही है। तो हिटलर का जो पूरा प्रोजेक्ट था उसको भारत में इस समय डाला जा रहा है। हमारे साथ दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ अभी भी
मतलब लोकतंत्र है, मीडिया है। जी। और पहले इस तरह की चीजें आती थी तो जैसे आपने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने डांट के भगा दिया, तो सिर्फ डाटा नहीं था पीएनओ को, उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि बी इन हिज बोनेट, एक मधुमक्खी इसके दिमाग में भुनभुन कर रही है, भुनभुना रहा है, कुल मिला के बहुत ही बेइज्जत किया था। लेकिन वो पीएनओ इनके महान लेखक हैं, इतिहासकार हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, उनकी किताबों को पढ़ाने की ये कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी में जिस तरह से तब्दीलियां हो रही हैं वो आप देखिए, आप मतलब पूरा जो मीडिया था वो इस तरह की चीज़ों का खंडन करता था। जी। मतलब आज से 15 साल 20 साल पहले या 10 साल पहले भी अगर पीएनओ की कोई बात होती थी तो अखबार में भी उसके खिलाफ आपको कि क्या बकवास कर रहे हैं। और अब स्थिति है कि या तो मीडिया एकदम चुप है कि भाई इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। अरे आप सच बता क्यों नहीं रहे हो भाई? ठीक बात है। अगर इस तरह का कोई फिल्म आ रही है तो धज्जियां उड़ा देनी चाहिए थी मीडिया को। लेकिन मीडिया तो एंडोर्स करता भी दिख रहा है। एंडोर्स करता है मीडिया में, रात दिन फिर बहसें शुरू होंगी। बिहार का इलेक्शन है और ये बहस होगी कि तेजो महालय है या ताजमहल है, मकबरा है या मंदिर है। तो ये टाइमिंग भी देखिए आप। जी। बिहार में चुनाव होंगे और मुख्य धारा का मीडिया ये बहस कराएगा कि ताजमहल जो है वो दरअसल हिंदू मंदिर था। तो ये सारा एक बड़े प्लान का हिस्सा है, ये अनायास नहीं है कि अचानक इस देश में ताजमहल पे बात शुरू हो गई। राम मंदिर मामले में जब फैसला आया तो जन भावनाओं की बात की गई कि फैसला देते वक्त जन भावनाओं का ख्याल रखा गया है। 2 बार अदालतें डिसमिस कर चुकी हैं प्ली को कि ताजमहल तेजो महाल नहीं है। इसके बावजूद फिल्में बन रही हैं, पॉपुलर कल्चर में इसकी बात हो रही है, लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात हो रही है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी में से मुगल्स के चैप्टर्स को एरेडिकेट कर देते हैं। तो क्या एक जन भावना का निर्माण आप करना चाहते हैं जो ऐसा कोई प्रेशर एक्सर्ट कर दे? नहीं, जन भावना तो साहब ये है कि सत्ता चाहती है ऐसा, क्योंकि इससे उसको राजनीतिक लाभ है। अच्छा ये बताइए, आप मुगलों को हटा देंगे अगर इतिहास से, तो आप राणा प्रताप और शिवाजी को कैसे पढ़ाएंगे? क्या राणा प्रताप जो है वो झा साहब से लड़ने आए थे दिल्ली में? दिल्ली में किसकी सरकार थी? बताना पड़ेगा ना कि राणा प्रताप की लड़ाई तो अकबर से हुई थी। तो अकबर तो लड़ने गया नहीं, लड़ने तो मान सिंह गए थे। अकबर का कभी भी मुकाबला युद्ध में राणा प्रताप से नहीं हुआ। राणा प्रताप लड़े मान सिंह से। और राणा प्रताप के साथ लड़ने वाले कौन थे? वो थे हकीम खां सूर, उनकी भी सेना थी। और यहाँ अकबर का झंडा मान सिंह उठाए हुए थे। तो ये क्या हिंदू मुसलमान की आप लड़ाई बता रहे हो? औरंगजेब जिसको इतना क्रूर बताया जाता है, जो और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि क्रूर था। कोई भी राजा वो क्रूर ही होगा, इसीलिए तो राजसत्ता खत्म हुई और जो राजत्व का सिद्धांत है वो अपने आप में क्रूरता है, क्योंकि शासन का अधिकार हमें चाहिए। और हमारे खिलाफ जो बोलेगा, यानी राजा के खिलाफ जो बोलेगा, उसको हम खत्म कर देंगे। आज अभी सरकार कह रही है कि साहब नक्सलियों को, जो माओवादी हैं, उनको खत्म करो। क्यों कह रही है? खुलेआम, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम सत्ता पे कब्जा करेंगे बंदूक से। जी। तो उनके खिलाफ अभियान चला रही सरकार। वैसे ही उस समय भी जो सत्ता के खिलाफ शस्त्र उठाता था या उठा सकता था, वो पूरी क्रूरता उसके खिलाफ करता था। कोई भी राजा जब तक उसकी गद्दी पर आंच ना आए तब तक तो उदार रह सकता है। अगर उसकी गद्दी पर आंच आती है तो फिर वो क्रूर से क्रूरतम हो सकता है, क्योंकि उसकी पहली निष्ठा अपने प्रति है और अपनी सारी चीज कुर्सी के लिए। और मुगलों में तो ये था कि साहब जिल्ले इलाही थे। जी। बाकायदा खुद को जिल्ले इलाही अकबर क्यों कहता था? वो अपने को ईश्वर का प्रकाश मानता था धरती पर। हालांकि गयासुद्दीन बलबन उसके पहले अपने को जिल्ले इलाही कह चुका था। ये इस्लाम की नज़र में कुफ्र है। जी। ये इस्लामी वो नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी इस देश में, चाहे सुल्तान रहा हो, चाहे बादशाह रहा हो मुगल, या कोई भी, इस्लाम के जो 5 जो आधार स्तंभ है उसमें एक हज भी है। कोई हज करने नहीं गया। जी। कोई हज करने नहीं गया एक आदमी भी। क्यों? क्योंकि डर था कि इधर हज करने गए तो टाइम लगेगा, इधर बवाल हो जाएगा, आपकी गद्दी जा सकती है। तो धर्म का सबने इस्तेमाल किया जब उन्हें जरूरत पड़ी, और अन्यथा वो उनकी निष्ठा अपनी सरकार के प्रति थी, अपने राज्य के प्रति थी। अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत मशहूर वाक्य है। उससे कहा गया कि उस समय के मौलानाओं ने कि शरिया के हिसाब से आप नहीं चला रहे हैं। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि शरिया के हिसाब से मैं चला रहा हूँ कि नहीं चला रहा हूँ, मुझे ये देखना है कि प्रजा का हित और राज्य का हित किस में।
और यही सिद्धांत मोटे तौर पर सबका रहा है। अदरवाइज 1192 से लेकर 1707 तक, यानी आप समझिए कि 507 साल ये हो गए और 8 साल और जोड़ लीजिए तो 515 साल इस दिल्ली की हुकूमत में तो मुस्लिम शासक ही रहे जी। लेकिन इस देश में दिल्ली को भी संपूर्ण मुस्लिम नहीं बनाया जा सका। कोई अभियान ही कभी नहीं चला, क्योंकि वो जानते थे भाई बाबर ने जो हुमायूं को अपना जो वसीयत की है वो अभी भी आप देख सकते हैं नेशनल म्यूजियम में, उसमें लिखा हुआ है कि इस देश में रहना है, शासन करना है तो कभी गोहत्या मत करना। ये बाबर ने वसीयत की, जिसके नाम पे इतना विवाद हुआ बाबर, और ये क्लियर है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि बाबर ने जाकर राम मंदिर तोड़ा था जी। इस बात का कोई प्रमाण कोई एविडेंस है ना। दिक्कत क्या हुई कि पहले भी लोग थोड़ा सा इतिहास को विद्वानों के बीच की चीज मान लिया गया था। पॉपुलर हिस्ट्री जो है वो लेखन बड़ा कम था, जो इस समय फिर से कोशिश हो रही है। मेरे अपने जिनके अंडर में मैंने पीएचडी की है, प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा, अब वो नहीं है, मैंने पूछा था उनसे कि जब पीएनओ को कि इस तरह लिख रहे थे तो आप लोग क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो शाहजहां पे अथॉरिटी माने जाते रहे हैं प्रोफेसर बीपी सक्सेना, बनारसी प्रसाद सक्सेना, उनको मैंने पत्र लिखा था कि आप इसका जवाब दीजिए। तो उनका ये अंदाज था कि इन लोगों की क्या मुंह लगना है। तो इतिहास का जो पूरा एक तरह से अनुसंधान था, विश्लेषण था, वो अकादमिक जगत में सीमित रह गया। उसे नीचे तक पहुंचाने का, सही इतिहास का कोई प्रयास उस तरह से नहीं हुआ। अब हाई स्कूल तक जो इतिहास पढ़ाया जाता है तो नॉर्मल हिस्ट्री है, लेकिन इन लोगों ने झूठ फैला कर राजनीति के साथ उसका जब मिश्रण हो गया, तब तो फिर अब टेलीविजन चैनल में चल रहा है ताजमहल और तेजो महल है, तो आप क्या कर सकते हैं। केवल लिखी नहीं सर, आपने जैसा कि बताया अभी, उसको वितरित भी किया। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन लोगों का बड़ा मजबूत वो है। और अब फिल्में बन रही हैं। अब किसी ने इतिहास नहीं पढ़ा, अब जाके वो फिल्म अगर देखेगा तो उसको तो यही लगेगा ना। ठीक बात है। अब उस फिल्म में मुझे नहीं पता कि एएसआई का या सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख होगा कि भाई उन्होंने क्या फैसले दिए हैं, आप क्यों ये काम कर रहे हैं। आप सीधे सीधे इस देश में अगर सरकार चाहती तो इसको रोक सकती थी, सेंसर बोर्ड रोक सकता था कि भाई क्या आप ये कर रहे हो। हालांकि हम लोग सिर्फ ट्रेलर देख के बात कर रहे हैं, अगर फिल्म में ट्रेलर के कुछ अतिरिक्त है तो हम नहीं जानते, लेकिन ट्रेलर जिस तरह के सवाल सामने लाता है इस फिल्म के, वो बताता है कि एक बड़ी डिज़ाइन जिसका मकसद इस देश में घृणा फैलाना है। ताजमहल जिसको टैगोर ने कहा है कि काल के गाल पर ढलका हुआ आंसू है जी, जो वैसे ऑफिशियली वो 7 वंडर्स में नहीं था, लेकिन जो एक न्यू 7 वंडर्स की लिस्ट आई है जो लोगों के वोट से बनी है, उसने उसमें रखा है उस 7 वंडर्स में। और जो मैंने आपको बताया कि कई लोग ऐसे आए थे जिन्होंने अपने सामने देखा। पीटर मंडी, ये 1631 में भारत आया, ये अंग्रेज़ था, एक व्यापारी। इसने कहा कि, लिखा है कि मकबरा बनाना शुरू कर रहे हैं ये शाहजहां जो है। इसके अलावा जीबी टैवर्नियर जो एक फ्रांस का एक व्यापारी था, उसने भी बहुत लिखा कि मैंने तो इस मकबरे को ज़मीन से बनते हुए और पूर्ण होते हुए देखा है। ये 1632 से बनना शुरू हुआ और 1653 तक बना, यानी 21 साल। तो इसने कहा मैंने सब अपनी आंख से देखा, इसका बनना और इसका इस तरह से संपूर्ण होना। मतलब ताजमहल तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके लिए जब जमीन की बात हो, चाहे नींव खुदने की बात हो, चाहे इमारत के बनने की, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। बर्नियर का जिक्र भी होना चाहिए। बर्नियर जो एक उत्तराधिकार के युद्ध में भी वो रहा, एक वो चिकित्सक था वैसे वो फ्रांस का। उसने तो पूरा इसके बारे में लिखते हुए यहाँ तक लिखा कि इसके सामने जो मिस्र के पिरामिड है वो पत्थरों के एक वो लगते हैं, अनगढ़ एक ढेर लगते हैं। इतनी तारीफ उसने इस ताजमहल की और सब उन लोगों की आंखों के सामने हो रहा था। हजारों हाथी, बैलगाड़ियाँ, तमाम पैसा, और इस तरह के किस्से प्रचारित कर दिए कि साहब हाथ काट लिया गया। अरे हाथ काट लिया जाता तो फिर लाल किला कैसे बनता। उस तमाम वो जो पूरे यहाँ पर आए जितने कारीगर लोग थे, उन सारे लोगों ने बहुत से और इमारतें बनाई। और आज आप ताजमहल के पास पूरा जो ताजगंज है वो दरअसल उन्हीं के वंशज लोग हैं जो उस समय कारीगर। तो ये सब एक फर्जी कथाएं हैं कि हाथ काट दिया गया, ये कर, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ये सिर्फ और सिर्फ आज जो प्रयास हो रहा है, जैसा आपने कहा कि पहले तो मुसलमानों का डिमोनाइजेशन के एकदम ये बुरे लोग हैं, ये कैसे कोई अच्छा काम कर सकते हैं, ताजमहल कैसे ये बना सकते हैं, और फिर उस पर हर चीज़ को संदिग्ध कर दो। किसी भी चीज़ को आप बता दीजिए कि साहब ये, अरे भाई आप जो यहाँ की मूल 1000 साल 1500 साल पहले इस तरह की इमारत बनाने की न तकनीक थी, ना इस तरह का कोई आपके पास और भी कोई इंतजाम था। और जो इतिहासकार हैं क्रेडिबल, वो ये बातें कर चुके हैं और सारा प्रामाणिक है। दुखद इसमें यह है कि इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि ताजमहल कब कैसे बना, किसने बनवाया, किस लिए बनवाया। और हम फिल्म के ट्रेलर में सवाल सुन रहे हैं कि अच्छा ताजमहल शाहजहां ने बनाया सच में, और इतिहासकार को कटघरे में खड़ के अपमानित कर रहे हैं वो। ये तो हालत है। बॉलीवुड ने केवल ऐसा नहीं है कि ताजमहल की बुराई क्यों, हालांकि इस फिल्म में जैसा दिख रहा है, ट्रेलर में जैसा दिख रहा है, मुझे गाना याद आता है, एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। साहिर ने इसका उल्टा भी कहा है। हाँ, साहिर ने इसका उल्टा भी कहा। तो वो दोनों तरह के जो भाव थे वो हमेशा से प्रबल रहे। गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, ये भी कहा है। साहिर का वो कम्युनिस्ट आइडिया जो है वो भी वहां पर आता है। ताज एक जिंदा तस्वुर है किसी शायर की, जिसका अफसाना मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। परेश रावल सेंट्रल कैरेक्टर में दिखते हैं। 2012 में इनकी फिल्म आई थी ओ माई गॉड, यूपीए का शासन था, और ओ माई गॉड मेरे हिसाब से, मेरे लिहाज से बहुत ही प्रोग्रेसिव फिल्म थी, सुपरस्टिशंस पे चोट करती हुई फिल्म थी। वही परेश रावल ओ माई गॉड से लगभग 13-14 साल बाद ताज स्टोरी बनाते हैं। बिल्कुल ही रिग्रेसिव आइडिया, जहां प्रामाणिकता के होने के बावजूद आप झूठ के सहारे एक एजेंडा को प्रोपेगेट कर रहे हैं। आप थिएटर, आपकी विधा भी रही है, आपकी एक्सपर्टीज़ भी है वो। आप मुझे ये समझाएं, कलाकारों के दिमाग में क्या कोई नैतिकता की सीमा नहीं होती, नैतिकता की बाउंड्री नहीं होती? बिल्कुल होती है। बहुत लोग इस स्क्रिप्ट पे कभी काम नहीं करते, और ख़ास तौर पर जब आप सच को जान रहे हैं। हालांकि परेश रावल ये कह सकते हैं कि मैं एक्टर हूँ, मुझे पैसे मिले, मैंने काम किया, लेकिन वो सिर्फ एक्टर अपने को मानते हैं, लेकिन ऐसा है तो नहीं। वो संसद के सदस्य भी रह चुके हैं, और मैंने जैसे कहा वो थिएटर की उनकी एक लंबी यात्रा रही है। तो वो अगर इस तरह की बात करते हैं, जो प्रशिक्षित हैं मतलब थिएटर में ख़ास तौर पर, उनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती। आप फिक्शन बनाइए जो बनाना हो, लेकिन आप जब सत्य घटना को अगर आप कह रहे हैं कि आप एक गाइड के बहाने एक रोल कर रहे हैं, तो आपको तो ये देखना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कह चुका है। तैयारी होती है ना फिल्म करने के लिए। रिसर्च बाकायदा, हर इस तरह की फिल्म या किसी भी फिल्म में बाकायदा रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, और आप वकीलों से भी स्क्रिप्ट को वेट कराया जाता है कि भाई इसमें कहीं हम फंसेंगे तो नहीं। तो अगर आप जो डायलॉग बोल रहे हैं वही अगर फिल्म है, तो मेरा ख्याल है कि परेश रावल साहब के लिए बहुत ही बड़ा बदनुमा दाग होगा इस तरह से फिल्म करना या इस तरह की बातें करना। तो ताजमहल को कोई पागल ही कह सकता है कि ये तो जो महल है, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है पीएनओ को, लगभग पागल ही कह चुका है कि इनके दिमाग में एक मधुमक्खी बना रही है। सर, प्रोफेसर पूर्वानंद से लगभग 1.5-2 साल पहले मेरी जब बातचीत हो रही थी, एनसीईआरटी में से कुछ सिलेबस हटाए गए थे, कुछ चैप्टर्स हटाए गए थे, तो सर पूर्वानंद ने एक बात कही थी कि इस देश में जो भी मुसलमानी है, जो भी मुसलमानी निशानी है, उसे मिटाने की एक कवायद चल रही है। ये उसी का हिस्सा दिखता है। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट तो है ही कि आप मुसलमानों के खिलाफ व्यापक हिंदू समाज को घृणा से लबरेज रखिए, उसे सहज मत होने दीजिए। क्योंकि 1857 में जिस तरह से हिंदू मुसलमान मिल के लड़े, उससे तो हाथ पांव फूल गए थे अंग्रेजों के, और उसके बाद ही इस देश में सारा विवाद शुरू हुआ। भाई आप सोचिए कि अयोध्या में भी मस्जिद में जाके मूर्तियां रखी गई, ये तो एक हिस्टोरिक फैक्ट है ना। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, उसमें भी इस बात को माना गया, कहा गया कि आपराधिक कृत्य कहा गया, तोड़ना भी आपराधिक कृत्य कहा गया। वो अलग बात है कि फैसला जिन्होंने अपराध किया उनके पक्ष में दिया, वो अलग बात। लेकिन इस देश में सदियों से हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते आए हैं, सब लोग मिलकर रहते आए, और ये किसी को कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। क्योंकि एक मध्ययुगीन शासन जो होता है वो तो वैसे ही होता है, कोई न पोए हमें का हानि। जनता की स्थिति हमेशा खराब रही जी, है ना। अगर आप किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो वो एक कठिन जीवन होता है। कोई भी जागीरदार चाबुक उठाकर आपकी पीठ की चमड़ी उधेड़ सकता है, ये मध्ययुगीन सच्चाई थी।
तो उसमें चाहे वो बादशाह रहा हो, चाहे वो किसी रियासत का राजा रहा हो, इस देश में जो सैकड़ों रियासतें थी वो यही काम करती थी। वो तो स्वतंत्रता आंदोलन ने हमें एक नया देश दिया ना जी। जब ये कहते हैं मुसलमान आक्रांता थे, मुगल आक्रांता थे, तो भाई उस समय कौन सी बाउंड्री थी? उस समय कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था देश का। भाई कोई किसी के लिए रास्ते में बीएसएफ नहीं खड़ी हुई थी कि यहां से आगे मत आओ, यहां से भारत है। जी। बाबर को बुलाने वाले कौन थे? राणा सांगा और दौलत खान, जो इब्राहिम खान का इब्राहिम लोदी का जो एक विरोधी था, वैसे उनका गवर्नर था पंजाब का। वो चाहता था इब्राहिम लोदी हटे, क्योंकि इब्राहिम लोदी बहुत एक उनके हिसाब से बहुत ही खराब बादशाह था। तो बाबर ने भी दूत भेजा और इन्होंने भी भेजा कि आप आइए और हम आपका साथ देंगे। जब वो आया बाबर, तो फिर राणा सांगा ने साथ नहीं दिया। उन्हें शायद ये लगा होगा कि ये लौट जाएंगे, और बाबर को उसके अपने इलाके से भगाया गया था। वो जहाँ का था समरकंद का, उसके चचेरे भाइयों ने, चचा वगैरह ने उसके साथ धोखा किया। वो वहाँ से भगा, उसके पास कोई रियासत नहीं थी। लड़ते लड़ते उसने काबुल में अपना हिसाब बनाया, और उसे जब भारत दिखा तो भारत चला आया। और यहाँ उसने, तो उस समय कोई बॉर्डर थोड़ी थी कि यहाँ से भारत है, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं था। तलवारों का, भालों का शासन था, सीधे जो जहाँ तक पहुँच जाए। और जब यहाँ आए, जैसे मान लीजिए इसके पहले भी सल्तनत काल में आप देखें, तो जब एक बार यहाँ आ गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत की रक्षा की। आप अलाउद्दीन खिलजी के समय 5 बार मंगोलों ने हमले किए जी, 5 बार। और मंगोलों की जो तेजी थी वो पूरी दुनिया को रौंद रहे थे, लेकिन भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें रोक दिया, 5 बार परास्त किया। और इसी सीरी के मैदान में, जहाँ पे हम आज ऑडिटोरियम में फिल्में देखते हैं, उस सीरी का मैदान में मंगोलों के सरों की मीनार बनवा दी थी उसने जी। इतना दहशत हो गई थी मंगोलों में। मंगोल पूरी दुनिया फतेह कर रहे थे, लेकिन भारत की ओर इधर आने की वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बार बार परास्त किया। तो या औरंगजेब के समय कोई मुगलों तक कोई भी जो बाहरी ताकत सो कॉल्ड के आए लूट के चली जाए, ऐसा कोई संभव नहीं हुआ। जो आ गए फिर वो उन्होंने इसी देश की रक्षा की, इसी देश की तामीर की, यहीं पे मरे, यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे सब कुछ उन्होंने यहीं किया। वो विदेशी नहीं थे। जैसे यहाँ पर तमाम उसके पहले लोग आते रहे, वो भी आते रहे। भाई ये तो एक सिलसिला है ना, कि आप इस तरह से कारवां आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। ये तो एक सच्चाई है, इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। जब आए, एस्टेब्लिश हुए, यहाँ के राज्य बने, इस राज्य की रक्षा, फिर इस राज्य की रक्षा के लिए लड़े जी। भाई जब मुगलों ने मान लीजिए इब्राहिम लोदी को खत्म किया था ना बाबर ने, वो तो मुसलमान ही था। ठीक बात है। तो इब्राहिम लोदी को भाई ये कहें कि राष्ट्रीय नायक था। बाबर आक्रांता था, तो इब्राहिम लोदी को अपना राष्ट्रीय नायक घोषित करें। ऐसा दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होगा। नहीं, वो भाई अगर बाबर आक्रांता था तो इब्राहिम लोदी तो फिर देश का नायक होना चाहिए ना, जो शहीद हुआ। तो शहीद इब्राहिम लोदी के समर्थन में आरएसएस और बीजेपी वाले कुछ करें, ऐसा तो वो करते नहीं है। तो ये एक अजीब बात है। और आप रात दिन मुसलमानों को बुरा बताने के लिए, ऐसा कौन सा कर्म है भाई जो मुसलमानों ने किया और हिंदुओं ने नहीं किया? कहते हैं औरंगजेब ने अपने पिता को जो है कैद कर लिया, भाइयों को मार दिया। अरे भाई इसका तो लंबा इतिहास है। सम्राट अशोक ने अपने 100 भाइयों को मरवाया कहा जाता है जी। हर्यंक वंश का आपने नाम सुना होगा, जो अजातशत्रु का तो नाम सुना ही होगा। अजातशत्रु ने अपने पिता जो बिंबिसार को जब उन्हीं की वजह से मरे, और फिर अजातशत्रु को उनके बेटे उदयन ने मार दिया। तो उस वंश को ही पितृहंता वंश कहते हैं। और तो छोड़िए, राणा कुंभा इतने बड़े तेजस्वी जो मेवाड़ के शासक योद्धा, उनके बेटे उदय सिंह ने उनको मंदिर में पूजा कर रहे थे, वहां मार दिया। तो मध्य युग में सत्ता पाने के लिए अपने भाई बिरादर को मारना एक सामान्य बात है। अरे महाभारत क्या है भाई? ठीक बात है। अरे मैं उसका रेफरेंस लेने ही वाला था। महाभारत तो भाइयों के बीच ही है जी। और एक दूसरे मतलब किस तरह से मारते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि मत सोचो ये सब मारो, खत्म करो, ये मत सोचो कि भाई बंधु है। तो मामला कुर्सी का है। तो जो मध्ययुगीन जो मूल्य है वो यही है। ये तो लोकतंत्र में हुआ ना कि भाई हम वोट से आपको हटा देंगे और आप आसानी से हट जाएंगे। उसके पहले तो तलवारें ही तय करती थी, या तो हम रहेंगे या आप रहेंगे। तो जब तक यानी इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले भी भारत में यही सब हो रहा था जी।
कि सत्ता के लिए एक दूसरे का कत्ल ही करते थे लोग। तो सत्ता का एक ही नियम था, जिसके तलवार में दम होगा उसका वो राज्य शासन होगा, करेगा। और वो लोग शासन करते रहे। फिर लोकतंत्र आया, लोकतंत्र ने कहा जिनके वोटों में दम होगा या जिनके पास ज़्यादा वोट्स होंगे वो शासन करेंगे। आजकल कहा जा रहा है हमारे देश में इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है, और शायद इलेक्टेड ऑटोक्रेसी का ये नियम है कि जो ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला पाएगा, जो ज़्यादा झूठ प्रोपेगेट कर पाएगा, उसी का शासन रहेगा। और शायद इसीलिए प्रोपेगेंडा फिल्म्स की बाढ़ सी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि बहुत सारे प्रोपेगेंडा फिल्में जब मैं देखता हूं सर, और एक लंबी फहरिस्त है, विवेक अग्निहोत्री की तमाम फिल्में हम ले सकते हैं जो बीते कुछ सालों में बनी हैं। द कश्मीर फाइल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे या मार्केट के हिसाब से बहुत बड़ा सक्सेस नहीं रही है। क्या आपको लगता है एक तरह की समझदारी भी जनता की है इसमें? देखिए, दो फिल्में ज्यादा एक तरह से चली, थोड़ा कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी। उसकी वजह ये थी कि हिंदी समाज में इन राज्यों के बारे में सूचनाएं नहीं है, जानकारियों का अभाव है, तो जो भी उन्होंने कह दिया उसको सच मान लिया। और थोड़ा सा उत्सुकता ज्यादा थी, कश्मीर के बारे में भी लोग नहीं जान रहे थे। अब तो सामने आ गया ना कि लद्दाख में भी लोग झंडा लिए खड़े हैं और वो रो रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। तो इतना मिस इन्फॉर्मेशन था, तो उसका एक उन्हें फायदा मिला। लेकिन उसके बाद वो देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पर भी फिल्म बन रही है, योगी जी पर भी फिल्म बन रही है, और क्या क्या कहा जा रहा है। तो इतना भी लोग मूर्ख नहीं है, लेकिन ये सही है, मूर्ख बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। आपने कहा इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और लोकतंत्र में वोट चाहिए। वोट पाने का क्या तरीका है कि लोगों को अपने विचार के पक्ष में आप रखिए, और विचार जो है वो संविधान सम्मत होना चाहिए, कोई भी विचार नहीं। दिक्कत क्या है कि इस देश में जो संविधान हमें कहता है कि समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, जी, यानी भ्रातृत्व भी, भाईचारा भी संविधान का एक घोषित सिद्धांत है। लेकिन ये लोग ये कर रहे हैं कि भाईचारा को नष्ट करके वोट बनाना चाहते हैं। ये हिंदुओं को भी अपमानित कर रहे हैं। हिंदुओं के बारे में एक समझ है जो इनकी है कि मुसलमानों को गाली देने से हिंदू खुश होगा, कुछ हैं भी जो खुश होते हैं। ये अपने आप में हिंदुओं के बारे में भी एक बड़ी भ्रांत समझ है। ये मानते ही को नफरत से भरे हुए हैं, बस आपको हवा देनी है। ये तो घोषणा कर रहे हैं कि हिंदू नफरती हैं, इसलिए नफरत जगाया जा रहा है। तो ये किसी भी तरह वोट, ज्यादा से ज्यादा वोट हम कैसे अपने पक्ष में लाएं, तो उसका तरीका है अच्छा काम करो, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इसकी उपलब्धता कराओ, अच्छा अस्पताल बनाओ, खूब अच्छे स्कूल बनाओ, अच्छी सड़कें बनवाओ, महंगाई कम करो। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करो? तो फिर चुनाव में फिल्में बनवाओ कि ताजमहल है कि तेजो महल है। अब बिहार में चुनाव है, चर्चा होगी रात दिन कि ताजमहल और तेजो महल है। तो ये एक पूरा एक असफलता का भी एक प्रतीक है, एक तरह से कहा जाए कि सरकार अपना दायित्व निभाने में बुरी तरह असफल है। उसे ज़रूरत है इस तरह के नैरेटिव की जहां मूल मुद्दे गायब हो जाएं, नफरत का ही हर तरफ बोलबाला हो, और उस नफरत को संगठित करके वो राजनीतिक शक्ति हासिल कर ले। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, और मेरा ख्याल है कि ये इस देश का दुर्भाग्य है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमने 40 साल करीब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पर गंवाए हैं, और अब फिर ये तेजमहल और तेजो महल और ताजमहल के नाम पे कितने दशक आप गंवा सकते हैं, इसकी भी पूरी आशंका है। कुल मिला के इस देश के विकास, इस देश के भविष्य पर इस तरह की राजनीति बहुत भारी पड़ रही है। मिराज फैजाबादी साहब का एक शेर है कि शायरी में मीरो गालिब के ज़माने अब कहाँ, शोहरतें इतनी हो सस्ती तो अदब देखेगा कौन। परेश रावल एक बड़े शानदार अभिनेता रहे हैं, अभिनेता अब भी शानदार हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट्स का चॉइस है, या फिर शोहरत पाने की आकांक्षा, या कोई भी लोभ, किसी भी तरह का लालच हो सकता है, वो इनको इस तरह के प्रोपेगेंडा फिल्म्स को करने पर मजबूर कर रही है। हालांकि लोग समझदार हैं, सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, लेकिन वही सोशल मीडिया ठीक इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी पहुंचा पा रही है। इसी चर्चा में डॉक्टर श्रीवास्तव ने ये भी बताया कि किस तरीके से जो एकेडमिक जगत में महदूद रह गई इतिहास की बातें और पॉपुलर कल्चर में वो आ नहीं पाई। हमारी कोशिश यही है कि पॉपुलर कल्चर में इतिहास की जो सटीक जानकारी है, जो सही बात है, वो फैक्ट्स के साथ आपके सामने हम रख सकें। तो इस चर्चा में हमने कोशिश की ताजमहल से जुड़े जो मिथ्स हैं और जो ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, इस पर कुछ बातचीत की जाए, ताजमहल के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो बताए जा सकें। हमने बता दिए हैं, आपने सुने हैं। आपके कुछ सवाल होंगे, आपके कुछ सुझाव होंगे, तो जो भी सवाल हों, सुझाव हों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें। ये भी बताएं कि चर्चा आपको कैसी लगी, और कोई विषय आप चाहते हैं जिस पर चर्चा हो, जो ऐतिहासिक महत्व का विषय हो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हुए,
वो विषय भी ज़रूर सुझाएं। अगली चर्चा हम उस पर करेंगे। पंकज जी, ठीक रहेगा नहीं? बिल्कुल। ऑडियंस से हम ये पूछ सकते हैं। ये चर्चा देखने सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और चर्चा हमारे साथ करने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो देखते रहें मॉलिटिक्स, सब्सक्राइब कर लें चैनल, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।